बड़ी हो गई, उसको बोलेंगे एक्सियल मायोपिया। कर्वेचरल मायोपिया, कॉर्निया का कर्वेचर जो होना चाहिए था उससे थोड़ा कम हो गया है, यानी कॉर्निया का पावर बढ़ गया है, उसकी वजह से जो आता है। इंडेक्स मायोपिया, लेंस का इंडेक्स है, कॉर्निया का इंडेक्स है, वो थोड़ा बढ़ जाए। वो कब होता है? बहुत बार कैटरेक्ट में होता है, बहुत बार डायबिटीज में होता है, वो इंडेक्स बढ़ जाता है, उसकी वजह से मायोपिया हो जाता है। रेज ज्यादा कन्वर्ज होने लगती है और रेटिना के पहले फोकस होती है। रिफ्रैक्टिव मायोपिया, कॉर्निया या लेंस का डायोप्ट्रिक पावर बढ़ जाए, उसकी वजह से आता है। ठीक है। मायोपिया, इंडेक्स मायोपिया, कॉर्निया और लेंस के इंडेक्स में बढ़ोतरी हो जाए तो क्या होगा? रेस रेटिना के पहले फोकस होगी, आंख की लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन कॉर्निया और लेंस बिल्कुल प्रॉपर है, लेकिन आंख की लंबाई बड़ी हो गई तो उसकी वजह से जो आता है उसको बोलते हैं एक्सियल मायोपिया। क्लिनिकल एंटिटीज में सिंपल मायोपिया, डिजेनरेटिव मायोपिया, नॉक्टर्नल मायोपिया, सूडो मायोपिया, इंड्यूस मायोपिया, इंडेक्स मायोपिया, फॉर्म डेप्रिवेशन मायोपिया एंड नियर वर्क इंड्यूस ट्रांजिट मायोपिया। सो व्हाट इज सिंपल मायोपिया? जो मैक्सिमम पेशेंट आप देखते हो माइनस नंबर वाले, वो सारे सिंपल मायोपिया वाले होते हैं। जनरली जो रूटीन हमारे पास पेशेंट आते हैं वो आते हैं सिंपल मायोपिया वाले, जिसको 6 नंबर के आसपास मैक्सिमम रहता है, उससे ज्यादा बढ़ता नहीं है। एक एज पे जाने के बाद वो स्टेबल हो जाता है, उसको फिर ऑपरेशन करवाना है तो करवा सकता है, और ऑपरेशन नहीं करवाना है, लेंस पहनना है तो लेंस पहन सकता है। सो डिजेनरेटिव मायोपिया, ये जो नॉर्मल आपके पास मायोपिया आता है वो सिंपल मायोपिया, स्कूल मायोपिया भी बोलते हैं बहुत बार, यानी स्कूल एज वाली स्टार्टिंग एज में जो मायोपिया माइनस में 1-2 नंबर 3 नंबर के आसपास 5 नंबर के आसपास आता है वो। लेकिन दूसरा मायोपिया होता है डिजेनरेटिव मायोपिया, यानी ये मायोपिया हर 6 महीने में 2 नंबर बढ़ रहा है, हर 6 महीने में 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर बढ़ रहा है। उसको 1 नंबर था, फिर 3 नंबर हो गया, फिर 6 नंबर हो गया, फिर 8 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया, 12 नंबर हो गया। तो ये जो प्रोग्रेसिव मायोपिया होता है बहुत फास्टली बढ़ता है, पर्दे में इसमें नुकसान होता है, डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं रेटिना में, बहुत बार आरडी होने के चांसेस, रेटिनल डिटैचमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रेटिना में होल्स हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, वो होता है डिजेनरेटिव मायोपिया। नॉक्टर्नल मायोपिया, नाइट इंड्यूस, यानी जिसको नाइट में कम दिखता है, रात में कम दिखता है। नाइट में क्या होता है? नॉक्टर्नल मायोपिया। हेलो, ये तस्वीर आपका हेलो, ये तस्वीर आपका माइक बंद कीजिए। हेलो। तो नॉक्टर्नल मायोपिया यानी जो रेज है हमारी नाइट में बहुत कम वेवलेंथ वाली आती है, उनकी कम वेवलेंथ की वजह से वो रेज प्रॉपर रेटिना तक नहीं पहुंच पाते, उसके पहले फोकस होती है, उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल मायोपिया, नाइट इंड्यूस्ड मायोपिया। और सूडो मायोपिया, सूडो मायोपिया क्या है कि लेंस एक्सेसिव एकोमोडेशन कर रहा है, यानी जब भी आप एआर ले रहे हो तो -4 आ रहा है, यानी आंख को स्ट्रेन करके जब पेशेंट दिखता है स्पाज्म की वजह से, यानी लेंस अपना ओवर एक्टिंग कर रहा है, यानी ओवर बिहेव कर रहा है, लेंस ज्यादा एक्टिव है, उस केस में भी हमें सूडो मायोपिया मिलता है। इंड्यूस मायोपिया यानी बहुत सी दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको डालने से मायोपिया आ जाता है, इकोथायोफेट है, पायलोकार्पिन है, तो ये दवा डालने से क्या होता है? मायोपिया आ जाता है दवा की इफेक्ट की वजह से, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस मायोपिया। इंडेक्स मायोपिया, कॉर्निया या लेंस के इंडेक्स में बढ़ोतरी होने की वजह से जो मायोपिया डेवलप होता है उसको बोलते हैं इंडेक्स मायोपिया। फॉर्म डेप्रिवेशनल मायोपिया यानी डिजेनरेटिव मायोपिया होता है एक तरह का, ताकि पीछे के जो हमारा पोस्टियस स्टेफिलोमा हो या आंख पीछे की तरफ खिंच जाए, आंख पीछे की तरफ खिंच जाए, तो उसकी वजह से जो मायोपिया डेवलप होता है और उसको बोलते हैं फॉर्म डेप्रिवेशन मायोपिया। उसमें भी मायोपिया क्या होती है, यानी आंख का पीछे की तरफ एक्सटेंशन हो गया है पैथोलॉजिकली। नियर वर्क इंड्यूस्ड ट्रांजिट मायोपिया यानी बहुत ज्यादा नियर वर्क करने की वजह से जो स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन, यानी एकोमोडेशन हमारा जो एक्सेसिव एक्टिव रहता है, उसकी वजह से जो मायोपिया आता है उसको बोलते हैं आपका
ट्रांजिट इंक्रीज मायोपिया, सॉरी। मैंने एक्सेसिव नियर वर्क करने की वजह से जो हमारा एकोमोडेशन है वो एक्टिव का एक्टिव है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सुडो मायोपिया की तरह इसमें भी मायोपिया डेवलप होता है। तो इसके अलग अलग टाइप है, ये आपको एग्जाम में इतने नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी पेशेंट है आपका जिसका नंबर बहुत बढ़ रहा है माइनस में, या उसका नंबर 4 के ऊपर है, उसको हर साल एक एडवाइस देनी है आपको जनरली, जितने भी ऑप्टिकल शॉप वाले हैं, कि उस पेशेंट को हर साल एक बार रेटिना चेकअप करवाना जरूरी है। 4 नंबर के ऊपर वाला पेशेंट है तो जनरली एक बार रेटिना चेक करवाए तो ज्यादा अच्छा। बहुत बार उसमें रेटिना में माइनर होल्स हो जाते हैं, जिसका नंबर ज्यादा बढ़ रहा होता है, वो होल को अगर हम टाइमली डिटेक्ट कर लें तो हम उसको मेजर कॉम्प्लिकेशन जो पर्दा खिसकने की संभावना है तो टाल सकते हैं रेटिना चेक करवा के, ताकि अगर वो होल्स दिखे तो उस जगह बराज लेजर करके उन होल्स को भर दिया जाए ताकि पर्दा खिसकने के चांसेस कम हो जाए। पैथोलॉजिकल डिजेनरेटिव मायोपिया यानी ये क्या होता है, इस आंख की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो आंख की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती क्या होता है, हमारा कॉर्ड और के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई एम नॉट गेटिंग, क्या होनी चाहिए मतलब समझा नहीं मैं सर। पेशेंट अगर कभी आपके पास कंप्लेन कर रहा है कि मुझे मच्छर जैसा उड़ता हुआ दिख रहा है आंख के सामने, फ्लोटर्स दिख रहे हैं, या लाइट के चिपकारे हुए हैं, बिजली फ्लैशेस ऑफ लाइट दिख रही है, या कोई कर्टन जैसा आ गया है, नजर घट गई है, एकदम से दिखना कम हुआ है, तो ये सारी चीजें हैं रेटिना में कॉम्प्लिकेशंस। तो फ्लोटर्स की कंप्लेन आ रही है, पेशेंट का नंबर बार बार बढ़ रहा है और नंबर 4 के ऊपर है, तो उस केस में आपको रेटिना एडवाइस करना जरूरी है। हर साल एक बार रेटिना कम से कम चेक होना चाहिए पेशेंट। किसी का माइक मन म्यूट है, वो म्यूट कर दीजिए ना प्लीज। हेलो, they are creating trouble in this such a way. Just a minute. डिग्री के हिसाब से क्लासिफिकेशन की बात करें तो लो मायोपिया, मीडियम मायोपिया, हाई मायोपिया। लो मायोपिया यानी 3 नंबर तक जिसको मायोपिया होता है उसको बोलते हैं लो मायोपिया। मीडियम मायोपिया 3 नंबर से 5 नंबर 6 नंबर के आसपास होता है उसको मीडियम मायोपिया बोलते हैं। हाई मायोपिया जिसको भी मायोपिया 6 नंबर के ऊपर हो उसको हाई मायोपिया बोलते हैं। एज ऑनसेट कंजेनाइटल मायोपिया, जन्मजात मायोपिया हो उसको यूथ ऑनसेट मायोपिया यानी यंग 5 से 6 साल के बीच में जो आता है वो स्कूल मायोपिया, स्कूल ज्यादा समय मायोपिया आता है। अर्ली एडल्ट ऑनसेट मायोपिया 25 साल के आसपास या 16-17 साल के आसपास जो मायोपिया आता है। लेट एडल्ट ऑनसेट यानी 25-30 साल के बाद जो मायोपिया आता है। ये सारे क्लासिफिकेशन है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। एपिडर्मल का सेम ही 800 मिलियन टू 2.3 बिलियन एपिडर्मल एथिनिसिटी और रेशेस के बारे में। द प्रेवलेंस ऑफ मायोपिया हैज बीन रिपोर्टेड एज हाई एज 70 to 90% द एशियन कंट्रीज। जो एशियन कंट्रीज है हमारी, चाइना है, इंडिया है, का है,
जितने भी एशियन कंट्रीज है, पाकिस्तान है, ये सारी कंट्रीज में मायोपिया का प्रेवलेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर territories. 30 to 40% in Europe and United States, 10 to 20% in Africa. Africa में इसका prevalence कम है. Myopia is less common in black and African people. Myopia less common होता है black and African people में. In Americans between the age of 12 to 54 years, the myopia is common. Myopia has been found to affect blacks less than white. यानी ब्लैक जिसकी स्किन में पिगमेंटेशन ज्यादा होता है उनको मायोपिया कम होता है, और जिनको पिगमेंटेशन कम होता है स्किन में उनको मायोपिया ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. हेलो, हाँ बोलो. Okay, so these are the all प्रिवेलेंस वाइज क्लासिफिकेशंस. एजुकेशन और इंटेलिजेंस के हिसाब से भी थियरी है एक कि मायोपिया किनको ज्यादा होगा. जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, जो एजुकेशन में ज्यादा अच्छे होते हैं, उनको मायोपिया ज्यादा अच्छा होता है और प्रिविलेंस ज्यादा होता है उन लोगों में. और जिन लोग का आईक्यू लेवल कम होता है या पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं देते, जो तो उन लोगों में मायोपिया का प्रिविलेंस कम होता है. थियरीज हैं ये सारे, रिलेटेड रिसर्चेस हैं बहुत सारे. कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है मायोपिया, जेनेटिक्स की वजह से और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से. सो रिसर्च रिलेटेड रिसर्च क्या बोलता है, स्टडी फाउंड दैट accommodation convergence rather than accommodation may be a factor for the onset of progression of myopia in adults. यानी जो एक्टिव हैं, जो ज्यादा नजदीक का काम करते हैं, नियर वर्क जिनका ज्यादा होता है, उनमें मायोपिया प्रोग्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. इसीलिए आजकल जो मोबाइल ज्यादा देखते हैं, नियर वर्क करते हैं, इसलिए बच्चों में नंबर ज्यादा जल्दी फास्ट फास्ट बढ़ते हैं कि नियर वर्क की एक्टिविटी बढ़ गई, आउटडोर एक्टिविटी घट गई. स्कूलों में पढ़ाया जाता है कम, मोबाइल दिखाया जाता है ज्यादा, और स्पोर्ट्स के नाम पे जीरो. स्कूल है आजकल की, प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो, यानी एजुकेशन भी बेकार, स्पोर्ट्स भी बेकार, सब कुछ बेकार, और फीस सबसे ज्यादा. ये है आजकल की स्कूलों का ट्रेंड ड्यू टू अवर इलिटरेट पॉलिटिशियंस. So, praise myopia and pay off for the nearsightedness. Praise myopia, myopic पेशेंट को कम आता है, कम जरूरत पड़ती है. उसका रीजन है क्योंकि मायोपिया पेशेंट में क्या होता है, एकोमोडेशन का यूज पेशेंट ने किया ही नहीं होता. सेकेंड थिंग, बहुत बार आप देखोगे कि जिसको माइनस में नंबर है उसको 40 साल के आसपास नजदीक का नंबर नहीं आ रहा, लेकिन जिसको हाइपरमेट्रो पे प्लस में नंबर है उसको 39 साल 38 साल में भी नजदीक का नंबर आ रहा है. तो वो चीज होती है मायोपिया में एडवांटेज. यानी जिसको माइनस में नंबर है उसको नजदीक का नंबर थोड़ा लेट आता है, या बहुत बार वो चश्मा निकाल के पढ़ता है तो भी उसका काम हो जाता है. मायोपिया साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं मायोपिया के. रिड्यूस डिस्टेंस विजुअल एक्टिविटी. सिम्टम्स पहले आता है, साइंस बाद में आते हैं. साइंस ऊपर लिखी हुई. ओके, सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, पेशेंट जो हमको आपके बता रहा है, कस्टमर आपके पास आ रहा है और आपको बोल रहा है कि मुझे दूर का कम दिख रहा है. तो दूर का कम दिख रहा है, आपने पूछा कि नजदीक का कैसा दिख रहा है, तो बोला नजदीक में कोई प्रॉब्लम नहीं. तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये पेशेंट को मायोपिया होने के चांसेस. दूर का कम दिख रहा है, नजदीक का साफ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, पेशेंट को माइनस में नंबर है. तो आप माइनस में स्टार्ट करोगे तो उसका आपको करेक्शन करोगे तो उसको आपको आइडिया आ जाएगा. स्क्विंटिंग ऑफ द आईज, बहुत बार नंबर ज्यादा तो पेशेंट को लगता है मेरी आंखें क्रॉस हो रही है, मुझे चीजें डबल दिख रही है, यानी मेरी आंखें क्रॉस हो रही है. शॉर्ट वर्किंग डिस्टेंस ऑफन यूज्ड, यानी पेशेंट को पढ़ने के लिए अगर नंबर ज्यादा है तो क्या करेगा, नजदीक रख के पड़ेगा ताकि उसका फार पॉइंट के साथ आपका नियर का टारगेट मैच हो जाए. उसको ऑब्जेक्ट बिना एकोमोडेशन के यूज किए माइनस नंबर की वजह से दिखाई देने लगे. साइंस क्या क्या होंगी, आप विजुअल एक्टिविटी चेक करोगे तो विजन कम आएगा पेशेंट का दूर का, नियर विजन नॉर्मल आएगा. का रिएक्शन नंबर अगर ज्यादा होता है तो बहुत बार स्लगिश होता है. जो नॉर्मल प्रिडिक्टिव पीपल का रिएक्शन होना चाहिए लाइट के साथ, वो मूवमेंट थोड़ी स्लो होती है.
डायग्नोसिस कैसे करते हैं मायोपिया? टिपिकली कैसे करेंगे? आपके पास पेशेंट आया, आपने सिम्टम्स लिए, सुने, पेशेंट का पीजीपी दिखा, तो भी उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कोल्ड वियर है। पहली बार आ रहा है, आपने विजन चेक किया और कंप्लेंट सुनी, तो उससे आइडिया, आपने एआर लिया, रेटिनोस्कोपी की, तो उससे आपको माइनस में नंबर दिखेगा, तो मायोपिया आपको पता चल जाएगा। फिर आपने फोरोप्टर से या आपका ट्रायल फ्रेम और लेंसेज लगा के रिफ्रैक्शन किया, उससे आप उसका पावर कंफर्म करोगे। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास मायोपिया के ट्रीटमेंट के लिए, माइनस नंबर के ट्रीटमेंट के लिए? स्पेक्टिकल्स, जो सबसे बेस्ट आप लोग करते हो, आपका जो सबसे ब्रेड एंड बटर है वो है आपका स्पेक्टिकल। चश्मे की फ्रेम में प्रॉफिट लेना है, लेंसेज में अलग अलग टाइप के लेंसेज दिखा के उसमें प्रॉफिट लेना है, तो वो आपके स्पेक्टिकल कॉन्केव लेंसेज देते हैं, हम उसमें माइनस लेंस देते हैं मायोपिया के ट्रीटमेंट के लिए। होता है कॉन्टेक्ट लेंस का, माइनस पेशेंट नंबर वाले पेशेंट को कॉन्टेक्ट लेंस का ऑप्शन भी दे सकते हैं, जो लेंस पहनते हैं उनको। तीसरा ऑप्शन होता है, जो ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन इसमें है इसलिए आपको बता दूं, ये अभी बहुत चल रहा है, मायोपिया कंट्रोल। मायोपियस में नंबर बढ़ते हुए अटकाने के लिए जो थेरेपी का यूज होता है उसको बोलते हैं ऑर्थोकेरेटोलॉजी। ऑर्थोकेरेटोलॉजी, ऑर्थो के लेंसेज आते हैं, स्पेशल टाइप के लेंसेज आते हैं, उन लेंसेज को जिसको माइनस में नंबर है उनको दिया जाता है, और उन लेंसेज को रात को पहना जाता है सोते समय। इन लेंसेज को रात को सोते समय पहना जाता है, और सुबह मॉर्निंग में लेंस निकाल के रख दो, और पूरे दिन आपको बिना चश्मे या बिना कॉन्टेक्ट लेंस के साफ दिखेगा। फिर जब फिर से आपको रात को सोना है तो फिर से लेंस पहनो, सो जाओ, और फिर से पूरे दिन बिना चश्मे या लेंस के साथ आप घूम सकते हो। तो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो चश्मा या लेंस पहनने की दिन के टाइम जरूरत नहीं पड़ती, जब आप खुली होती है, एक्टिव होते हैं आप, तब। सेकेंड थिंग, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी वगैरह कर रहे हो तो उसमें भी आपको ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, चश्मा या लेंस पहनने की प्रॉब्लम नहीं आती। थर्ड थिंग, इससे फायदा एक और ये होता है कि जो माइनस में नंबर बढ़ रहा होता है, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, वो नंबर बढ़ना भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये है स्पेशल टाइप के लेंसेज, उसको बोलते हैं ऑर्थोकेरेटोलॉजी। रिफ्रैक्टिव सर्जरी, रेडियल केराटोटॉमी, ये पहले चलती थी, आज के जमाने में नहीं होती। आरके सर्जरी बोलते हैं, यानी कॉर्निया पे स्ट्रेट मार्क्स बनाए जाते थे सर्जरी करके। नो, ये लेंस ऑप्टिकल में सेल नहीं कर सकते, ये लेंस सेल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इसके लिए स्पेशल ट्रायल सेट आता है, इसकी कॉस्टिंग भी है बहुत ज्यादा। इसकी कॉस्टिंग है ऑलमोस्ट 25 to 30,000 वन पेयर, और इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, टोपोग्राफी वगैरह की भी जरूरत पड़ती है, इसका स्पेशल ट्रायल सेट आता है, उसकी भी जरूरत पड़ती है। ओके, तो सर ये लेंसेज सजेस्ट करने के लिए कस्टमर को किसके पास रेफर करना चाहिए? सजेस्ट करने के लिए आपके एरिया में कोई कर रहा हो तो उसके पास आप रेफर कर सकते हो। नहीं मतलब एरिया में बोले तो ऑप्टिकल शॉप में तो किधर नहीं होगा ये? स्पेशली, ठीक है, लेकिन ऑप्टोमेट्रिस्ट सारे ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं करते, सिलेक्टेड लोग जिनके पास ट्रायल सेट होता है, जिनको परमिशन होती है, जिन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया होता है, वो लोग करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। अच्छा, उसका भी कोई अलग सर्टिफिकेशन कोर्स आता है क्या? हाँ, वो अलग से कोर्स आता है, वो इट्स अ वेरी हाई टॉपिक, वो आपके लिए नहीं है, ऑप्टिकल इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ओके ठीक है, सर। ऑप्टिशियंस के लिए नहीं है वो ऑर्थोकेरेटोलॉजी अभी आज की तारीख ओके ओके सर, थैंक यू। में। और वो आएगा भी नहीं, बिकॉज रात को लेंस पहन के सोना है, यानी आप पेशेंट को रिस्क में डाल रहे हो, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उनके। जी सर, रात को लेंस डाल के मतलब जो ये आप अपने कॉन्टेक्ट लेंस आते हैं वैसे ही आते हैं क्या वो भी? नहीं, ये हार्ड लेंस आते हैं, जैसे आरजीपी लेंसेज आता है ना हमारा, उस तरह का लेंस का मटेरियल होता है, हार्ड लेंसेज आता तो फिर ये मतलब आंखों के है, अंदर लेंस नहीं इंस्टॉल होना होता है चाहिए, या फिर बाहर चश्मे के जैसा लगाना पड़ता है? ठीक है ना। हेलो। रेडियल केराटोटॉमी, ये सर्जरी पहले होती थी माइनस नंबर के लिए, यानी कॉर्निया पे कट्स रखे जाते थे, सर किसी की स्ट्रेट आवाज़ आ रही है कट बीच में। क्या होता है, सॉरी, आवाज़ आ रही है बीच में, किसी का माइक बंद करवाओ ना सर। अरे मोइन धीमे बोल रहे, आवाज ओछो करो। रेडियल केराटोटॉमी क्लासिक
extraction of the clear lens in myopia. So RK surgery, just a minute, sound थोड़ा कम कर दो, डिस्टर्बेंस ज्यादा है. जी सर. ओके, RK क्या होता है? पहले बहुत से लोग जाते थे इंदौर ये सर्जरी करवाने, RK वाले. ये हमारा कॉर्निया है. ओके, जी. कॉर्निया पे क्या करते थे RK में, RK सर्जरी में? ऐसे कॉर्निया पे ऐसे इंसिजन बनाए जाते थे, ऐसे, फिर ऐसे. ऐसे पेशेंट आपने देखे होंगे RK वाले. ये सर आपने डैश डैश बनाया, ये क्या लगाते थे मतलब उधर? क्या ये जो डैश डैश कर रहे हो ना आप? लाइन बना रहा हूँ मैं? हाँ, लाइन. ये क्या करते थे, कॉर्निया जो है हमारा नॉर्मल नॉर्मल कॉर्निया पे ब्लेड से कट रखे थे, इस अच्छा, तरह का कट कट रखे मार. जाते थे. अच्छा अच्छा, ओके. खाली ब्लेड से काट दिया है थोड़ा. तो इससे सर पर्दे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? नहीं, पर्दा पीछे होता है ना, रेटिना होता है, पर्दे को पीछे है नहीं, पीछे है पर्दा. तो ये कॉर्निया की बात कर रहा हूँ मैं. जी जी, ओके ओके. सर एनाटॉमी मत भूलो, एनाटॉमी अभी से भूल जाओगे फिर कैसे चलेगा? सर वो टॉपिक मेरा नया मतलब मिस हुआ था इसके लिए. तो ये आज. कॉर्निया पे ऐसे कट रखते थे. ये कट क्या होता था, ये जैसे ही कट रखते थे उसके बाद लेंस पहना देते थे या पट्टी मार देते थे. तो ये कट रखने से क्या होता है, कॉर्निया यहाँ से कट गया तो हमारी स्किन में कहीं कट लगता है, देखा है आपने? स्किन में एक माइनर कट लग जाए अपने को तो क्या होता है, आजू बाजू की स्किन क्या करती है, सिकुड़ के उस कट को भर लेती है. जी. तो ये कॉर्निया क्या करता है, आजू बाजू की सरफेस उसको फील कर देती है. तो कॉर्निया क्या होती है, जो उसका कर्वेचर होता है उससे ज्यादा वो फ्लैट हो जाता है. अच्छा यानी मतलब. कॉर्निया का डायरेक्टिव पावर इस तरह से कम हो जाता है. कॉर्निया का पावर घटाने के लिए ये RK करते थे. अच्छा मतलब वो सिकुड़ के मतलब बाजू बाजू में आते थे सब. जैसे सॉरी. स्किन कटने के बाद थोड़े दिनों के बाद ऊपर खरट आता है तो फिर थोड़ी टाइट हो जाती है, उसकी तरह भी इसमें होता रहेगा नहीं? हाँ हाँ, बस वो अच्छा, ओके. कॉर्निया फ्लैट हो जाती है तो उससे उसका पावर कम हो जाता है. ठीक है. इससे सर कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते कस्टमर को? बहुत सारे साइड इफेक्ट थे, अभी कोई नहीं करता ये सर्जरी. ये ओल्ड सर्जरी थी. अच्छा. अभी हाल की तारीख में प्रैक्टिकली कोई नहीं करता इसको. जी. बट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी. इसके बाद नंबर भी ज्यादा आते थे, इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता था, कॉर्निया पतली हो जाती थी, कॉर्निया खराब हो जाती थी. तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन इसके. जी. और एक सर अभी जो पेशेंट बोलते हैं कि मतलब डॉक्टर लोग बोलते हैं कि मतलब ये सर्जरी करने का लेजर बिंदु को ऑपरेशन होता है उसके बाद वो समझाऊंगा मैं, अभी अभी धीमे धीमे आ रहा हूँ उस पर. एक सर्जरी मैंने अभी समझाया, वहां लिखा हुआ था इस पे. ओके ओके. someone has replied you. भाई पहले समझाने दो फिर बाद में पूछ लेना. ओके सर. someone has replied, I'm not saying. सो कॉर्निया पे कट रख के कॉर्निया की सरफेस को फ्लैट कर ताकि कॉर्निया का जो डायप्टिक पावर है वो कम हो जाए और पेशेंट को माइनस नंबर की कम जरूरत पड़े. तो इस सर्जरी का नाम था RK सर्जरी, केराटोटॉमी. ये आज की तारीख में कोई नहीं करता. इट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल. ठीक है. कितने बजे? 6 उसमें क्या करते हैं, कॉर्निया के ऊपर कट रख के, मैं इसकी वीडियोस दिखा दूंगा आपको, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. ओके. थियरी में क्या है, जो हमारे कॉर्निया के, किसी का माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कीजिए. जिसका भी अनम्यूट है वो म्यूट कीजिए अपना. काइंडली म्यूट योर माइक्स. एक सर्जरी है लेसिक सर्जरी. लेसिक सर्जरी यानी कॉर्निया पे लेजर के द्वारा कॉर्निया का पावर कम कर दिया जाए. मायोपिया सर्जरी का मतलब क्या है, हमारी आंख का पावर ज्यादा है तो हमें उस आंख का पावर कम करना है उसकी आंख लंबाई के हिसाब से.
तो उसका लिए कॉर्निया का पावर हम कम कर सकते हैं। कॉर्निया का पावर कम करने के लिए अलग अलग मेथड है, एक आरके है, दूसरा है लेसिक सर्जरी में वेरी न्यूसेंस। कौन है ये? सर एक बार होट से सबके माइक म्यूट करवा दो। मैंने म्यूट किया है यहाँ से, सर फिर भी अनम्यूट होगा। आई डोंट नो, माइक इज नॉट क्रिएटिंग म्यूट। 316 कौन है? ये म्यूट नहीं हो रहा मेरे से यहाँ से, इट इज नॉट गेटिंग म्यूट। कम करना है लेजर के थ्रू। सो लेसिक सर्जरी में क्या होता है, कॉर्निया जो है हमारे कॉर्निया के 5 लेयर थे, एपिथेलियम, बाउमेस लेयर, स्ट्रोमा, डेस्मस मेम्ब्रेन और आपका एंडोथेलियम। सो लेजर के लाइट से हमारे कॉर्निया के स्ट्रोमा को जला दिया जाता है और वापस से ऊपर की जो लेयर है एपिथेलियम और बाउमेस लेयर उनको रख दिया जाता है, उसको बोलते हैं लेसिक सर्जरी। तो लेजर से करने की वजह से उसमें पेन भी नहीं होता और इजीली वो सर्जरी में फास्ट हीलिंग होता है और रिजल्ट अच्छे होते हैं। सो इट इज कॉल्ड लेसिक सर्जरी, ताकि कॉर्निया का पावर उस सेंटर में कम कर दिया जाए। और तीसरा है ऑप्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंस इन हाई मार्क, जिसको माइनस में नंबर ज्यादा है, क्योंकि लेसिक सर्जरी की भी एक लिमिट है, उतनी लिमिट के बाहर हम लेसिक सर्जरी नहीं कर सकते। यानी किसी को नंबर 9, 10, 11, 12, 12, 15 के ऊपर है तो उन केसेस में हम लेसिक सर्जरी नहीं करते हैं। उन केसेस में हम करते हैं क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन सर्जरी। और अभी एक और सर्जरी आ गई, वो आ गई इंट्राऑक्यूलर लेंस, आईसीएल। इंट्रा ऑक्यूलर कॉन्टेक्ट लेंस, यानी जो हमारा नेचुरल लेंस है, क्रिस्टलिन लेंस है, उसके आगे जो पोस्टीरियर चैम्बर है हमारा, उस स्पेस में एक लेंस सर्जरी करके रखते हैं, आर्टिफिशियल लेंस। वो लेंस सर्जरी करके रख देंगे तो भी पेशेंट को चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और चाहे नंबर ज्यादा होगा तो वो कवर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आता है, चौथा ऑप्शन, वो है आपका लेंस एक्सट्रैक्शन, यानी जो आपका नेचुरल लेंस है जिसमें मोतिया आने वाला है भविष्य में, उस लेंस को सर्जरी करके निकाल दिया जाए और उसकी जगह आर्टिफिशियल दिया जाए उसके आंख के नंबर के हिसाब से, तो भी पेशेंट का नंबर कम हो जाएगा। जिन केसेस में नंबर बहुत ज्यादा होते हैं उन केसेस में ये सर्जरीज की जाती है, जिनको मायोपिया ज्यादा होता है। बाकी फर्स्ट प्रेफरेंस होता है आपका चश्मा, दूसरा आपका कॉन्टेक्ट लेंस, थर्ड ऑप्शन होता है लेसिक या एपिलेसिक सर्जरी, चौथा ऑप्शन आता है आपका आईसीएल और पांचवा आता है आईसीएल और लेंस एक्सट्रैक्शन वाला सर्जरी, दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आता है। मायोपिया कंट्रोल जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, माइनस में नंबर न बढ़े उसको बढ़ाने के लिए, तो यानी आपके पास जो भी आपके पास क्या आप क्या कर सकते हो मायोपिया कंट्रोल करने के लिए, जिस भी पेशेंट का आप चश्मा बना रहे हो माइनस में नंबर वाला है, 18 साल से कम उम्र वाला है, तो उसको सलाह देनी है कि आपको आउटडोर एक्टिविटी बढ़ानी है, यानी इंडोर एक्टिविटी यानी मोबाइल की एक्टिविटी कम करके घर में रहने की जगह 2 घंटे बाहर खेलो, 2 घंटे, यानी आउटडोर एक्टिविटी बढ़ाओ। यूवी प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस पहनो बाहर जा रहे हो तो, ठीक है, सनग्लास टाइप के, या तो आप यूवी प्रोटेक्शन दे रहे हो जो आपका ब्लू फिल्टर लेंसेज दे रहे हो या उस तरह से वो आप दे सकते हो। तो ये सारे एडवाइस देनी होती है। फोटोक्रोमेटिक लेंसेज दे सकते हो यूवी प्रोटेक्शन के लिए, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है मायोपिया कंट्रोल के लिए। आपके लिए आउटडोर एक्टिविटी बढ़ानी है, नियर वर्क घटाना है और दूर की चीजें, ऑब्जेक्ट को जितना होता दूर से देखने की कोशिश कीजिए, बहुत नजदीक आके मत रखिए। मायो केयर लेंसेज आते हैं होया के, वो भी दे सकते हो, एक्सलर के भी आते हो, लेकिन देव आर सैटेलाइट्स, ये एक्सलर का है सैटेलाइट्स, वो लेंसेज भी दे सकते हो। लेकिन इफ यू आर नॉन ऑफ और आपका पेशेंट रेगुलर फॉलोअप में रहता हो तो अफोर्डेबिलिटी दूसरा क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि इन लेंसेज की कॉस्टिंग ज्यादा होती है ना। मायो स्मार्ट भी आता है जायज का, वो भी आप दे सकते हो, लेकिन वो ऑप्टिकल शॉप में नहीं देते हैं मैक्सिमम, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट अगर आपके पास है तो वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ कंपनियां हैं जो खाली बेचने के लिए बेच रही हैं, तो वो किसी भी शॉप पे दे सकते हैं, ठीक है। मायोपिया प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइन, 6 महीने
से कम का है बच्चा, उसको मायोपिया है, कितना मायोपिया वो देखना होगा, उसके हिसाब से करेक्शन देने की जरूरत नहीं होती। 3 साल से कम का है, उसमें 3 नंबर से ज्यादा है अगर, तो उसमें पार्शियली करेक्शन देना होता है। 3 से 5 के बीच में जितना नंबर है उतना करेक्शन देना होता है, फुल करेक्शन। 5 to 10 years बेस्ड ऑन द विजुअल एक्टिविटी डिमांड, यानी फुल करेक्शन देना होता है, 6/6 विजन आ रहा हो वो। और 10 years के बाद जो मैक्सिमम करेक्शन नंबर आ रहा है, मिनिमम माइनस के साथ मैक्सिमम विजन, वो करेक्शन देना होता है हमें। ये प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइन। यानी माइनस नंबर में क्या करना है, मिनिमम माइनस के साथ मैक्सिमम विजन और मैक्सिमम कंफर्ट जिस नंबर में मिल रही है वो नंबर देना है। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट का विजन आपने चेक किया, आपके पास डुओक्रोम टेस्ट नहीं है, बहुत से लोगों के पास नहीं होगा डुओक्रोम टेस्ट आपके विजन चार्ट में, तो आपने विजन करेक्शन किया, पेशेंट का विजन 6/6 2.25 में भी आ रहा है और 2.5 में भी आ रहा है। आपने पेशेंट को पूछा किसमें अक्सर बड़े और साफ दिख रहे हैं, पेशेंट बोल रहा है 2.25 में, और 2.5 में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, 2.5 में ज्यादा अच्छा है या 2.25 में अच्छा है, विजन दोनों में सेम, तो यू हैव टू गिव 2.25। यानी जितने कम माइनस नंबर के साथ मैक्सिमम विजन और कंफर्ट मिल रहा है उतना नंबर आपको देना है। और प्लस नंबर में इसका उल्टा, मैक्सिमम प्लस के साथ मैक्सिमम विजन और मैक्सिमम कंफर्ट मिल रहा है तो वो नंबर आपको देना है। हाइपरमेट्रोपिया टॉपिक इज सेकंड फॉर अस टुडे। ओके, इसमें मायोपिया का उल्टा, it is an error of refractive error in which the image of a distal object becomes focused behind the retina। इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बन गई। When accommodation is rest, accommodation of Received 150 rupees on Google Pay for either business. because of the eyeball axis is too short, आँख की लंबाई है वो बहुत छोटी है, ये as compared to, या उसका रिफ्रैक्टिव पावर है कॉर्निया या लेंस का वो बहुत वीक है। Commonly known as farsightedness, उसको बोलते हैं farsightedness, long sightedness, hypermetropia, ये सारे उसके अलग अलग नाम। सो जो रेज हमारे रेटिना पे प्रॉपर फोकस होनी चाहिए वो रेटिना के बाहर जाने, ठीक है, तो उनको फोकस करने के लिए क्या करना होगा, हमें रेज को और ज्यादा कन्वर्ज करना होगा, तो उनको कन्वर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस लेंस का यूज करेंगे। सो वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्वेक्स लेंस, प्लस लेंस का यूज करेंगे ताकि रेज हमारी जो रेटिना के पीछे जा रही थी प्रॉपर रेटिना पे आ जाए। व्हाट कॉजेस हाइपरमेट्रोपिया? शॉर्ट आईबॉल, आईबॉल जो है वो छोटा हो के पावर के हिसाब से, वीक रिफ्लेक्टिव पावर, कॉर्निया और लेंस का पावर कम हो, या बहुत बार आंख में लेंस ही ना हो, अफेकिया हो, तो वो भी हाई हाइपरमेट्रोपिक आई होती है जिसको अफेकिया होता है। Many children are born with hypermetropia. Maximum patient hypermetropic born होते हैं, and some are they outgrow it, as known as the eye lengthens and the normal growth. इसको बोलते हैं इमेट्रोपाइजेशन प्रोसेस। इमेट्रोपाइजेशन में मैक्सिमम लोग निकल जाते हैं, उसमें हाइपरमेट्रोपिक नहीं रहता। कौन कौन से एटियोलॉजिकल अफेक्शन है आपने पढ़ लिया ऑलरेडी, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, समझा रहा हूँ। एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया आंख की लंबाई की वजह से, कर्वेचरल कॉर्निया और लेंस के कर्वेचर में फर्क पड़ने की वजह से, और इंडेक्स कॉर्निया और लेंस का इंडेक्स कम हो जाए उसकी वजह से। हाइपरमेट्रोपिया रिफ्रैक्टिव वर्सेस एक्सियल सेम वही है, रिफ्रैक्टिव की वजह से आ रहा है तो भी, यानी कॉर्निया और लेंस की पावर की वजह से आ रहा है तो लेंस रेज रेटिना के पीछे जा रही है, आपकी लंबाई छोटी रह गई है तो भी रेज रेटिना के पीछे जा रही है। हमारा काम क्या है, रेज को प्रॉपर रेटिना पे लाना है। अब ये आता है हाइपरमेट्रोपिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज लैटेंट हाइपरमेट्रोपिया, मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया, फैकल्टेटिव, एब्सोल्यूट एंड टोटल। अब ये समझने के लिए आपको सिंपल इस चार्ट पे आना, okay, just clear that part। हाइपरमेट्रोपिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में आइडियली। सबसे पहला होता है टोटल हाइपरमेट्रोपिया, टोटल हाइपरमेट्रोपिया, बराबर। टोटल हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है कि एक पेशेंट का आपने एआर लिया, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको एग्जांपल, एक आपने एआर लिया दवा डालने से पहले, साइक्लोप्लेजिक रिफ्लेक्शन से पहले
AR आपने लिया, AR की वैल्यू आ रही है +4। इस पेशेंट को फिर आपने डायरेक्ट किया एट्रोपिन से, एट्रोपिन डाला। एट्रोपिन दवा का नाम होता है, आपको नहीं डालनी है, कोई भूल से भी दे रहा है आपको डालने को तो भी नहीं डालनी है, यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, एट्रोपिन एक दवा का नाम होता है, आंख में डाली जाती है आंख का रिफ्लेक्शन करने के लिए बच्चों में। ठीक है, साइक्लोपेंटोलॉजी से दवाई होती है डायरेक्टेड रिफ्लेक्शन के लिए। तो डायरेक्टेड एआर, डायरेक्ट करने के बाद जो एआर आ रहा है आपका वो आ रहा है +5 आ रहा है डायरेक्ट करने के बाद। ओके, सो टोटल हाइपोमेट्रोपिया में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है आपका लेटेंट हाइपोमेट्रोपिया को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ H। आपका मैनिफेस्ट में 2 पार्ट है। टोटल हाइपोमेट्रोपिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, लेटेंट और मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट हाइपोमेट्रोपिया 2 हाइपोमेट्रोपिया, फैकल्टेटिव प्लस एब्सोल्यूट हाइपोमेट्रोपिया। ओके, सो लेटर हाइपोमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है, ये नॉर्मली सबकी आंख में रहता है, नॉर्मल एक्टिव रहता है इतना हाइपोमेट्रोपिया, यानी थोड़ा सिलेरी मसल टोन जो हमारे आंख के लेंस का थोड़ा टोन होता है वो हमेशा थोड़ा बहुत रहता ही है, लेंस हमेशा 0-0 नहीं होता। ये हाइपोमेट्रोपिया निकालने के लिए आपको दवा डाल के जब आप चेक करोगे तो ये हाइपोमेट्रोपिया आपको पता चलेगी। तो ये जनरली होता है 1 से 2 डायप्टर, एक डायप्टर के आसपास, 1 से 1.5 डायप्टर के आसपास। दवा डालने के बाद जो आपके नंबर में डिफरेंस आया, नॉर्मल AR आ रहा था +4 डायप्टर, जब आपने दवा डाल के नंबर चेक किया तो वो आ रहा था +5 डायप्टर। तो ये जो डिफरेंस आया दवा डालने के बाद दवा की असर की वजह से, जैसे दवा की असर चली जाएगी वापस आप जब AR लोगे तो +4 वापस से आएगा, या रेटिनोस्कोपी करोगे तो +4 आएगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में एक्टिव रहता है, उसको बोलते हैं लेटेंट हाइपोमेट्रोपिया। इसको दवा डालने के बिना हम चेक नहीं कर सकते। नॉर्मल सिलेरी मसल टोन, उसको बोलते हैं सिलेरी मसल टोन, इट इज कॉल्ड लेटेंट हाइपोमेट्रोपिया। उसको हम करेक्शन भी नहीं देते, यानी +5 आ रहा है तो हमें +5 आना चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी। +4 आ रहा है सफिशिएंट है हमारे लिए, मोर देन इनफ। ठीक है, +5 करेक्शन आए इट इज नॉट कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं लेटेंट हाइपोमेट्रोपिया, समझ में आ गया? इट इज अ नॉर्मल सिलेरी मसल टोन जिसको हम दवा डालने के बाद चेक कर सकते हैं कि कितना लेटेंट हाइपोमेट्रोपिया है। ये जनरली 1 से 1.5 डायप्टर 2 डायप्टर के आसपास होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, अब आता है मैनिफेस्ट हाइपोमेट्रोपिया। मैनिफेस्ट हाइपोमेट्रोपिया में 2 पार्ट है, एक फैकल्टेटिव और एब्सोल्यूट। फैकल्टेटिव हाइपोमेट्रोपिया का मतलब है, सपोज यही वाला पेशेंट है आपका, उसका AR आ रहा है +4 डायप्टर, आपने करेक्शन किया, सॉरी आपने रिफ्लेक्शन किया, तो इसने कस्टमर ने कितना एक्सेप्ट किया, +2 डायप्टर, +2 डायप्टर एक्सेप्ट किया। उससे ज्यादा आप रख रहे हो तो पेशेंट का विजन ब्लर हो रहा है। +2 डायप्टर ही एक्सेप्ट किया, +2 डायप्टर के साथ उसका विजन आ गया 6/6। लेकिन आपका AR तो आ रहा था +4 डायप्टर, तो बाकी क्या 2 डायप्टर कहां गया? तो जो 2 डायप्टर नहीं आया इसमें, +4 की जगह 2 डायप्टर आया, उसका रीजन था फैकल्टेटिव हाइपोमेट्रोपिया, यानी उतना पेशेंट ने एकोमोडेशन करके क्लियर कर लिया। पेशेंट ने क्या किया, 2 डायप्टर जितना एकोमोडेशन कर लिया और करेक्शन सॉरी, मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। +4 आ रहा था, तब पेशेंट का विजन कितना था, कोई भी करेक्शन नहीं, अनएडेड विजन, अनएडेड विजन है अनएडेड, वो है आपका पेशेंट का 6/18, 6/18 विजन आ रहा है पेशेंट का, अनएडेड विजन, करेक्शन दिए बिना 6/18 विजन आ रहा है, 4 नंबर दिखा रहा है आपको यार। जब आपने करेक्शन किया तो +2 के साथ पेशेंट का विजन 6/6 आ गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट ने 2 डायप्टर जितना एकोमोडेशन करके क्लियर कर लिया।
उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया। फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया इज अमाउंट विच पेशेंट कैन अकोमोडेट, वो अकोमोडेशन से करेक्ट कर सकता है, अकोमोडेशन कर सकता है। और जो ये दो डायप्टर है आपका, जो दो डायप्टर पेशेंट ने एक्सेप्ट किया करेक्शन, वो आया आपका एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया। पेशेंट ने जितना अमाउंट का एकोमोडेशन नहीं किया, जितना वो एकोमोडेशन नहीं कर पाया एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर? टोटल हाइपरमेट्रोपिया के दो पार्ट है। पहला पार्ट लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा पार्ट है मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया। लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया वो होता है जो सिलेरी मसल टोन की वजह से होता है, ये नॉर्मल होता है, उसको हमें करेक्शन देने की जरूरत नहीं होती, उसको हम दवा डाले बिना चेक नहीं कर सकते। दूसरा होता है मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया। मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया में दो पार्ट है। पहला पार्ट, जितना पेशेंट एकोमोडेशन करके क्लियर कर लेगा, लेंस का पावर नेचुरली बढ़ा के क्लियर कर लेगा, उस अमाउंट को बोलते हैं फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया। और जितना अमाउंट वो एकोमोडेशन करके भी क्लियर नहीं कर पा रहा है, उसको बोलेंगे आपका एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है? क्लियर? समझ में आया सभी को? टोटल हाइपरमेट्रोपिया, जितना अमाउंट पेशेंट एकोमोडेशन करके क्लियर कर लेता है, उसको बोलते हैं आपका फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया। और जितना अमाउंट वो एकोमोडेशन करके भी क्लियर नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं आपका एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया। यानी पेशेंट दो डायप्टर का एकोमोडेशन किया, आपका जो लास्ट एग्जांपल मैंने दिया, उसका विजन 6/18 आ रहा था, और दो डायप्टर आपने एडिशनल और डाला तो पेशेंट का विजन 6/6 आ गया, वो आपका एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया। लेकिन अब इस पेशेंट में करेक्शन कितना देना है आपको? जो मैंने क्वेश्चन किया है, आपको जो बताया था एग्जांपल, आई जस्ट शो यू व्हाइट बोर्ड। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये वाला, इसमें करेक्शन कितना देना है? +2 देना है? नहीं, इस क्वेश्चन में आपको करना है फॉगिंग टेक्निक। सर ये एक बार वापस समझाएंगे? डायरेक्ट रिफ्रेशिंग किया, इसको फॉगिंग करना पड़ेगा। हेलो, फॉगिंग, फॉगिंग कैसे करते हैं? सॉरी, डबल जी आएगा। फॉगिंग हेलो, जब भी होते हैं जिनकी एज कम होती है, 40-45 साल से आसपास, कम से कम, उससे कम होती हो, 40 साल से कम हो या 45 साल से कम हो, उन केसेस में हमको फॉगिंग टेक्निक करनी होती है। फॉगिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है? आंख को थोड़ा मायोपिक बनाना, यानी आंख को आर्टिफिशियली मायोपिक बनाना, यानी आंख के सामने ऐसा लेंस रखना कि आंख मायोपिक हो जाए, माइनस की तरफ चली जाए, मायोप हो जाए, रेज रेटिना के पहले फोकस होने लगे। इन केसेस में क्या करते हैं? सपोज आपने डायरेक्ट एआर आया है लिखा हुआ और करेक्शन करना है आपको, तो +5 लिखा हुआ है, तो आपको इसमें ऑलरेडी रखना होगा आपका करेक्शन +6, +5.5 या +6 से आप स्टार्ट करोगे। आप +6 से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा ज्यादा, ठीक है? +6 लेंस का, +6 डायप्टर का लेंस रखना है आपके सामने करेक्शन करते समय। फिर पेशेंट का विजन चेक करना है। पेशेंट का विजन कितना आएगा? लेस देन 660। पेशेंट का विजन 6/60 से भी कम आएगा। कितना आएगा? लेस देन 660। फिर आपको क्या करना है? +5.5 करना है। +5.5 कैसे करना है उसकी भी एक टेक्निक। +6 को निकालना नहीं है ट्रायल फ्रेम में से, पहले +5.5 का लेंस रखना है, फिर बाद में +6 के लेंस को निकालना है। आपने +6 का लेंस निकाल लिया तो आपकी सारी मेहनत हो गई बेकार। इसलिए पहले +6 के लेंस के साथ +5.5 का लेंस रखना है दूसरा, और फिर +6 का लेंस निकालना है। अब आपने विजन चेक किया, फिर भी आ रहा है लेस देन 660, लेस देन 6/60। फिर आपको क्या करना है? +5 रखना है। +5 रखा, आपका विजन आया 6/36। फिर आपको रखना है 4.25। आपका विजन आया 6/24। फिर आपने +4.5 रखा, आपका विजन आया 6/12 पार्ट्स। फिर आपने 4.25 रखा,
इन सब में वही करना है, पहले लेंस रखना है प्लस का, फिर दूसरा लेंस निकालना है पहले वाला, यानी प्लस 5.5, आपको 5 रखना है तो पहले +5 का लेंस रखिए, फिर 5.5 का लेंस निकालिए। आपको 4.5 रखना है तो पहले 4.5 रखिए, फिर 5 का लेंस निकालिए। इस तरह से आपको धीमे धीमे स्लोली आपका पावर कम करना है। इसमें पेशेंट का विजन आया 6/9 और आपने +4 रखा तो पेशेंट का विजन आ गया 6/6। एकदम कंफर्टेबल, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। तो इस तरह से ये फॉगिंग टेक्निक होती है, ठीक है। प्लस नंबर में जब भी एज कम है पेशेंट की तो आपको फॉगिंग टेक्निक खास करनी है। सपोज आपका AR आ रहा है +2 तो आप +4 से स्टार्ट कीजिए। सपोज आपकी रेटिनोस्कोपी आ रही है +3 तो आप +4.5 से स्टार्ट कीजिए। सपोज आपकी रेटिनोस्कोपी आ रही है +1 तो आप 2.5 से स्टार्ट कीजिए। यानी पहले थोड़ा ज्यादा नंबर 1.5 या 2 डायप्टर ज्यादा रखना है, जो भी आपकी रेटिनोस्कोपी या ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन आपका आ रहा है उससे ज्यादा, उसको फिर धीमे धीमे कम करना है और विजन धीमे धीमे देखते जाना है कहाँ तक कितना इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। और प्लस लेंस में खास फॉगिंग करते समय पहला लेंस रखना है और फिर लेंस निकालना है। अब यही चीज अगर आपको माइनस लेंस में करनी है, माइनस लेंस में फॉगिंग कैसे करते हैं? माइनस लेंस में फॉगिंग टेक्निक, सपोज आपकी AR आ रहा है -3 तो क्या करोगे, -3 डायरेक्टली रख दोगे या -2.5 डायरेक्टली? इस केस में भी आपको क्या करना है, 2 से 1.5 से 2 डायप्टर कम रखना है। उसमें ज्यादा रखना है हाइपरोपिक पेशेंट में, प्लस ज्यादा रखना है, यानी हमको आंख को मायोपिक रखना है। समझ रहे हो, जो फॉगिंग का मतलब क्या है, हमारी आंख को मायोपिक रखना है। ये रख दिया तो पेशेंट की आंख क्या होगी, मायोपिक से डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगी। तो कोई फिर से अनम्यूट हो गया, कोई फिर से I don't know who is this. ये बात बोलना, फॉगिंग टेक्निक पढ़ाई नहीं थी सर, अभी आप लोग सुन लो, ठीक है। -3 है, सो इसमें क्या करना है, 1.5 या 2 डायप्टर आपको कम से स्टार्ट करना है। सो सपोज 2 डायप्टर कम से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने रखा -1। पेशेंट क्या अरे यार, people are not understanding this thing. फिर आपने क्या किया, -1.5 डाला, 1.5 विजन कम आ रहा था तो आपने डायरेक्टली आधा नंबर बढ़ाया तो पेशेंट का विजन आया बढ़ के इट इज ऑलमोस्ट 6/18 या 6/24। फिर आपने क्या किया, -2 डाला तो पेशेंट का विजन और बढ़ा, 6/12 तक आ गया। फिर आपने -2.25 डाला, फिर 0.25 के स्टेप में, जब विजन के नजदीक आ गया तो 0.25 के स्टेप में बढ़ाइए, तो इनका विजन 6/9 आ गया। फिर आपने -2.5 डाला, 2.5 डाला, पेशेंट का विजन 6/6 आ गया। सो देयर इज नो नीड टू गो फॉर 2.75, 6/6 विजन है, पेशेंट कंफर्टेबल है। तो आप पेशेंट बोल रहा है नहीं थोड़ा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा एकदम कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो आप फिर जा सकते हो -2.75। फिर आप कंपेयर करके देख लो इसमें बड़ा और साफ दिख रहा है, वो पूछ लो पेशेंट को, ड्यूक्रोम टेस्ट कर लो तो उससे कंफर्म हो जाएगा। फॉगिंग टेक्निक करने से फायदा ये होता है तो आपका जो अंडर करेक्शन और ओवर करेक्शन जाता है, प्लस नंबर में अंडर करेक्शन और माइनस नंबर में ओवर करेक्शन जो जाते हैं आपकी दुकानों से, वो आपके AR की वजह से जाते हैं। आपका AR आ रहा था -3, आपका करेक्शन पेशेंट का विजन 2.5 में 6/6 आ गया, कंफर्टेबल है, फिर भी आपको डाउट जाएगा 3 क्यों नहीं आ रहा, तो आपने 2.75 दिखाया था, 2.75 में पेशेंट बोलेगा हाँ क्लियर दिख रहा है, 3 दिखाया तो 3 में भी बोल रहा है क्लियर दिख रहा है, तो क्या करोगे आप, -3 दे दो। -3 नहीं देना है, जितने कम माइनस में मैक्सिमम विजन मिल रहा है उतना देना है। सेकेंड थिंग, जो ये हमारा केस हमने पढ़ा ये वाला, +4 AR आ रहा है, पेशेंट एक्सेप्ट कर रहा है +2 डायप्टर, जब आपने विदाउट फॉगिंग किए बिना नंबर चेक किया था तब, जैसे आपने फॉगिंग टेक्निक की तो पेशेंट का विजन 3.5 या 3.75 या 4 में 6/6 आ रहा है, तो आप क्या दोगे, +2 दोगे या +4 दोगे?
सो इस चीज के लिए हम करते हैं फॉगिंग टेक्निक, ताकि पेशेंट का एकोमोडेशन, हमारा रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन का डिस्टेंस का रिफ्रैक्शन का मतलब ये है पेशेंट का एकोमोडेशन रिलैक्स कंडीशन में रहना चाहिए नंबर चेक करने के बाद भी। अगर आप माइनस नंबर में ज्यादा दे दिया, सपोज आपको -2.5 की जरूरत थी, इस केस में आपको -2.5 की जरूरत, आपको -2.5 की जरूरत थी पेशेंट को, आपने -3 दे दिया, तो क्या करेगा, -3 में उसको देखेगा, लेकिन उसको आधे डायफ्टर का एकोमोडेशन ज्यादा करना होगा, कि आपने आंख को हाइपरोपिक बना दिया -3 देके, रेज को रेटिना के पीछे पहुंचा दिया -3 देके। सो पेशेंट को अर्धे डायफ्टर का एकोमोडेशन करना होगा, यानी उसकी आंख पे स्ट्रेन पड़ेगा, वो चश्मा उसको कंफर्टेबल नहीं रहेगा, शाम को चश्मा निकाल के फेंक देगा और बोलेगा हेडेक हो रहा है चश्मा पहनने के बाद। ये होता है ओवर करेक्शन की वजह से। ठीक है, फिर प्लस नंबर में पेशेंट को देना था +4 नंबर, आपने दे दिया +2 नंबर, यानी पेशेंट क्या करेगा, कांस्टेंट 2 डायप्टर का एकोमोडेशन करता रहेगा चश्मे के साथ, तो वो चश्मा पेशेंट को कंफर्टेबल नहीं होगा, पेशेंट को तो ये होता है हमारा फॉगिंग का फायदा, इसलिए हर एक केस में फॉगिंग करना होता है। और माइनस लेंस में जब आप लेंस रख रहे हो, सपोज आपने -1 रखा हुआ है, आपको -1.5 पे जाना है, तो पहले -1 का लेंस निकाल लो, फिर -1.5 का लेंस रखो, -2 पे जाना है तो -1.5 का लेंस पहले निकाल लो ट्रायल फ्रेम में से, फिर बाद में -2 का लेंस रखो। इस तरह करना होता है। प्लस लेंस में लेंस को रखे रहने देना है, दूसरा लेंस रखना है, उसके बाद पहले वाले लेंस को निकालना है। माइनस लेंस में लेंस को निकाल लेना है, उसके बाद आपको दूसरा लेंस रखना है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर इसका रीजन क्या होता है, मतलब माइनस में प्लस में पहले रखना है या माइनस प्लस नंबर में ओवर करेक्शन नहीं, ओवर करेक्शन नहीं देना चाहिए, प्लस नंबर में ओवर करेक्शन नहीं देना है, प्लस नंबर में जितना करेक्शन चाहिए उतना ही देना है, ओवर करेक्शन नहीं देना है। ओवर करेक्शन दोगे तो उसका एकोमोडेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, जो उसको नॉर्मली एकोमोडेशन करना चाहिए वो एकोमोडेशन नहीं होगा, तो भी पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, उसकी आंख मायोपिक हो जाएगी। जी, आपको मायोपिक नहीं बनाना है, हमें प्रॉपर रेटिना पे रेस को पहुंचाना है, जितने नंबर की जरूरत है उतना, न ज्यादा न सर कम। मान लीजिए एक मिनट मैं बात करना चाहूंगा। मान लीजिए पेशेंट जो है +2 में वो 6/6 विजन पढ़ पा रहा है इजिली, और 2.25 प्लस 2.25 नंबर लगा रहा हूँ तो और भी ज्यादा कंफर्टेबल उसको लग रहा है, तो क्या नंबर देना चाहिए दोनों में से? मैक्सिमम प्लस, मैक्सिमम कंफर्ट, मैक्सिमम विजन। जी, जैसा कि आपने बताया कि मैक्सिमम नंबर हम दे सकते हैं प्लस में, और माइनस में मिनिमम नंबर दे सकते हैं। मिनिमम नंबर में कंफर्ट विजन होने चाहिए, मैक्सिमम मेरा क्वेश्चन यही है। हाँ, तो +2 में वो इजिली सारी लेटर्स इजिली पढ़ पा रहा है। हमारे पास कुछ टेस्ट भी है, इसका नाम है डुओक्रोम टेस्ट। डुओक्रोम टेस्ट जब आपका रिफ्लेक्शन वाला लेक्चर होगा तब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो उससे भी आप कंफर्म कर सकते हो कि इसमें इतना नंबर देना है या नहीं देना है। ओके सर, ठीक है। सर ये आपने ऊपर लिखा वो समझ में नहीं है, +4 DAR क्या हुआ? +5, ये जो आपने उदाहरण समझाया था ना ऊपर, +4 और DAR +5 फिर UN VN ये लिखा है कुछ, क्या हुआ? ये जो आपने उदाहरण दिया था ना पहले वो समझ में नहीं आया सर थोड़ा। हाँ, अरे वो सर कंप्यूटर का नंबर बता रहे थे, AR रिफ्रैक्टोमीटर का। हाँ, वो तो आया समझ सर में। वो पूछ रहे हैं जो ऊपर जो आप लिखे थे ना अभी, मिटा दिए। हाँ, वो AR D5 +5 AR +4 समझाने के लिए बताया था वो मैंने। हाइपरमेट्रोपिया हमारे लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया, मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया, उसको समझाने के लिए एग्जांपल दिया था आपको। सर ये बता रहे थे आपको कि मतलब +5 है तो 5 से अपने को कम में देना है, ऐसा। वो डायरेक्टर वैल्यू थी, जो +5 थी वो दवा डालने के बाद आया था। ठीक है, तो वो वैल्यू नहीं देनी है, वो वैल्यू करेक्शन नहीं करना है आपको। ठीक है, फिर उसमें +2 वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो फॉगिंग टेक्निक। फॉगिंग के लिए आप उसको रेफरेंस के लिए ले सकते हो, +5 से आप फॉगिंग शुरू कर सकते हो। ठीक है, फॉगिंग करना है तो जैसे +5 डाले तो 5 को हटाना नहीं है, अगर
फिर 4.5 लगाने के बाद 5 को हटा देना है। यस, प्लस नंबर धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे नीचे आना है, गिलास को निकालना नहीं है, डालने के बाद निकालना है हाई ऊपर का नंबर को। हाँ, हम्म। ताकि उसका एकोमोडेशन तुरंत से एक्टिव ना हो जाए। जी जी। फर्स्ट लेंस आपने हटा लिया, आप क्या करेंगे, तुरंत से accommodation Received 1,700 rupees on Google Pay for business. जी सर, इसकी अपोजिट क्या माइनस में अपने को पावर कम करते हुए देखना है। एस्टिग्मेटिज्म में भी फॉगिंग करना है आपको। कैसे करना है वो सब पढ़ेंगे जब आप एस्टिग्मेटिज्म पढ़ेंगे। आप आज आई थिंक एस्टिग्मेटिज्म कवर नहीं हो पाएगा, आज हाइपरमेट्रोपिया पूरा कर लेते हैं, कल आपका एस्टिग्मेटिज्म कवर कर लेंगे और परसों आपका रिफ्रैक्शन वाला पार्ट कर लेंगे। तो हाइपरमेट्रोपिया प्लस में 40 ईयर का लोगों को करना है कि किस एज में करना है। क्या फॉगिंग टेक्निक? फॉगिंग टेक्निक 45 साल के एज तक कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है डाउटफुल जा रहा है तो आपका ऑब्जेक्टिव वैल्यू अलग आ रही है और पेशेंट का एक्सेप्टेंस अलग आ रहा है, तो आप फॉगिंग करके देख सकते हो दोबारा। 45 साल तक एज तक हमारा एकोमोडेशन ऑलमोस्ट एक्टिव रहता है, थोड़ा बहुत एकोमोडेशन लेंस में होता है, लेकिन 50 साल के बाद क्या होता है, ऑलमोस्ट एकोमोडेशन लेंस का कम हो जाता है। तो उसमें फॉगिंग की बहुत इंपॉर्टेंस रहती नहीं है। सूडोफेकिक पेशेंट है जिसका मोती का ऑपरेशन हो गया, उसमें फॉगिंग टेक्निक करने की कोई जरूरत नहीं होती। फॉगिंग टेक्निक करते करते कि ताकि लेंस का जो एकोमोडेशन करके वो देख रहा हो पेशेंट, उसको हम रिलैक्स करते हैं। ठीक है, आंख को मायोपिक बनाते हैं, यानी आंख में अगर मायोपिया हमने क्रिएट कर दिया, प्लस लेंस ज्यादा रखा आपने, प्लस लेंस ज्यादा रख दिया, सपोज यहाँ पे +2 की जरूरत थी, आपने +4 का लेंस रखा, तो क्या होगा, आंख की रेज जो रेटिना पे जा रही थी वो प्रॉपर हमारी रेटिना के आगे आ जाएगी। अब लेंस अगर एकोमोडेशन करने की कोशिश भी करेगा तो जो इमेज हमारी रेटिना पे बन रही है उससे और ज्यादा ब्लर हो जाएगी, तो ब्रेन उसको सिग्नल देगा एकोमोडेशन को कि एकोमोडेशन नहीं करना है, इमेज और खराब हो रही है, तो एकोमोडेशन ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगा मायोपिक आई में। समझ रहे हो, ये होता है फॉगिंग टेक्निक का फायदा। फॉगिंग करने से आंख मायोपिक हो जाती है, तो एकोमोडेशन अगर वो कर रहा होता है तो वो एकोमोडेशन रिलैक्स कर लेता है अपना लेंस ऑटोमेटिकली, ताकि इमेज की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, एकोमोडेशन फोकसेस पैरेलल रेज ऑफ लाइट, यानी हाइपरमेट्रोपिया है, आपने करेक्शन नहीं दिया है तो क्या करेगा, लेंस अपना एकोमोडेशन पावर बढ़ा के रेज को रेटिना पे फोकस कर लेगा अगर उसकी लिमिट में है तो, और जितना उसकी लिमिट के बाहर होगा उतना वो नहीं कर पाएगा, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया। सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपरमेट्रोपिया के? ब्लड विजन, हेडेक, आई स्ट्रेन, फटीग ऑफ एकोमोडेशन, नजदीक का काम करने में आंखें थक जाती हैं क्योंकि वो दूर के लिए एकोमोडेशन कर रहा है, आई रबिंग करेगा थकने की वजह से, लैक ऑफ इंटरेस्ट स्कूल में उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, नजदीक का देखने में प्रॉब्लम होगा इसलिए, डिफिकल्टी इन रीडिंग, नजदीक का देखने में प्रॉब्लम होगी, रिड्यूस्ड विजुअल एक्टिविटी, विजन कम हो जाएगा अगर एकोमोडेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है तो, स्क्विंटिंग, आंख अंदर की तरफ जा रही है, कन्वर्ज हो रही है ज्यादा एकोमोडेशन करने की वजह से, एम्ब्लियोपिया हो सकता है, यानी किसी की +3 डायप्टर है एक आंख में, एक आंख में +2 डायप्टर है, तो +3 वाली आंख का यूज कम करेगा, +2 वाली आंख का यूज करेगा तो +3 वाली आंख कमजोर हो जाएगी, लेजी आई हो जाएगी, एम्ब्लियोपिक आई हो जाएगी। डायग्नोसिस करेंगे, कैसे करेंगे? टिपिकली कंफर्म ड्यूरिंग द आई एग्जामिनेशन, आंख का जब हम नंबर चेक करेंगे तो विजन चेक करेंगे, आप ऑटोरेप करेंगे, रेटिनोस्कोपी करेंगे, तो उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें प्लस साइड नंबर आ रहा है, यहाँ पर पेशेंट। करेक्शन क्या देते हैं उसके लिए? स्पेक्टिकल देते हैं, चश्मे का सबसे अच्छा ऑप्शन होता है हाइपरमेट्रोप पेशेंट के लिए, दूसरा ऑप्शन होता है कॉन्टेक्ट लेंस का। हाइपरमेट्रोप के लिए सर्जरी जनरली नहीं करते, हाँ लेकिन अगर नंबर बहुत ज्यादा है तो उस केस में जो 2 ऑप्शन थे, आईसीएल वाला या आपका क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन वाला, वो 2 ऑप्शन कर सकते हैं। हाइपरोपिक करेक्शन के लिए गाइडलाइन है 6 महीने से कम का बच्चा है और 5 डायप्टर के ऊपर है तो उसमें पार्शियल करेक्शन देना होता है 6 महीने से कम के बच्चे में। ये गलत लिखा है यहाँ पे, ग्रेटर लिखा है ना, वो लेस देन आएगा।
6 महीने से कम का बच्चा है, अगर उसमें 3-3.5 डायप्टर से ज्यादा है और 6 महीने से ऊपर का है तो उसमें पार्शियल करेक्शन देना होता है। 1 साल से ज्यादा है तो पार्शियल करेक्शन देना होता है, 3.5 नंबर के ऊपर है तो, क्योंकि उसकी एज के हिसाब से थोड़ा बहुत नंबर उसमें होता ही है, पर तो पूरा करेक्शन देने की जरूरत नहीं होती। जितना उसकी एज के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है उतना हमको करेक्ट करना है। वो 3 नंबर होना चाहिए, तो उसके 5 आ रहा है तो हम उसको 2 डायप्टर का करेक्शन दे देंगे। 20 से 40 साल के एज के है, साइक्लोप्लेजिक रिफ्लेक्शन करना है, दवा डाल के नंबर चेक करने होते हैं। अगर बहुत वेरिएशन आ रहा है तो नंबर में समझ में नहीं आ रहा, एयर में कुछ आ रहा है और एक्सेप्ट कुछ अलग कर रहा है, तो उसके लिए हम साइक्लोप्लेजिक रिफ्लेक्शन करते हैं, यानी उसका एकोमोडेशन दवा से रिलैक्स करके उसका एग्जैक्ट कितना नंबर है वो चेक करते हैं, उस हिसाब से फिर उसको नंबर देते हैं। और 40 साल के बाद फुल करेक्शन देना है, जितना मैक्सिमम वो प्लस, यानी रूटीन में भी जितना भी मैक्सिमम प्लस एक्सेप्ट करा है उतना आपको करेक्शन देना है। Astigmatism should we discuss today or for tomorrow? Should I continue? Tomorrow. Okay. कितना टाइम हुआ? आपका डाउट्स ले लो अभी, जो भी डाउट है वो पूछ लो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आज जो 3 बजे से पहले आपने क्या क्या पढ़ाया वो मेरा मिस हो गया था आज। Congratulations. कस्टमर कर रहा था इसके लिए सर 3 बजे ज्वाइन किया क्लास। Tomorrow we will repeat somewhat, थोड़ा बहुत repeat revision होगा थोड़ा बहुत। जी Any other doubt? Hello people, in this video let us look at this radial keratotomy. So kerato is what? Cornea, referring to the cornea, right? So radial. They're showing some radial cuts here. So right? So radial cuts where in the cornea. So radial keratotomy. Right, so this is the eye. So anterior portion. This is the cornea. Anterior, right? Cornea is सर किसी का माइक ऑन है सर, थोड़ा ऑफ करो बोल के बोलिए ना। transparent. So that is cornea. Now in this cornea, radial cuts. कॉर्निया में ऐसा कट रख दिया जाता है। Right? That is not done now. Okay. अब इसकी ये सर्जरी होती नहीं है, इसको सर्जरी क्यों नहीं? मैं आपको करेक्ट करने के लिए सर्जरी होती नहीं। जब उसमें हीलिंग होगा तो ये रेस सरफेस ऑलरेडी फ्लैट हो जाएगी। Leaving central 4 millimeter optical zone between. Apart from the peripheral cornea, they are giving multiple radial incisions. Why are they doing this? In order to flatten the curvature of the cornea. So they will try to flatten the cornea. कॉर्निया को फ्लैट करने के लिए इस सर्जरी Cornea की जाती है। is this. If cornea is like this, it should come a little. You have okay, and there are safer techniques like LASIK and PRP. What is LASIK's full form? That will be laser in situ keratomileusis. If you go by the spelling, laser in situ keratomileusis or mileusis. How do you want to pronounce it? So you got it right. So there are better technologies. So they basically use laser. They will remove the excess corneal stroma, isn't it? And LASIK and all, even up to -8 diopter, etc., they can correct. Let us look at the disadvantages.
advantages ये होता है अभी are अभी जो की जाती है वो सर्जरी ये है, PRK एंड लेजर सर्जरी मायोपिया के लिए। It's the most commonly performed laser eye surgery to treat myopia. कॉर्निया के ऊपर के जो लेयर है एपिथेलियम और बायोमेस लेयर को निकाल दिया, उसके बाद लेजर दिया और कॉर्निया को जला दिया, फ्लैट कर दिया कॉर्निया की सरफेस को, ताकि कॉर्निया का पावर कम हो जाए। Cornea is the transparent dome-shaped structure in front of the eye. The cornea refracts light and accounts for about 2/3 of the eye's total optical power. Altering the curvature of the cornea changes the way light उसके reaches पावर को the फ्लैट कर retina. दिया ताकि वो As a result, जो रेस रेटिना के पहले फोकस हो तो प्रॉपर रेटिना पर फोकस हो। the retina for clearer vision. ये होती है LASIK For सर्जरी। nearsighted people, the laser is used to flatten the cornea. For लेजर लाइट का यूज करते हैं इसके लिए। cornea is made steeper. For patients with astigmatism, the laser is used to smooth the irregularly shaped cornea into एस्टिग्मेटिज्म के लिए भी लेजर किया जाता है ताकि जो मेडिसिन ज्यादा है कर लो उसको ज्यादा बर्न कर दिया जाए। कहाँ देते हैं ये लेजर? ये आपके स्ट्रोमा में देते हैं, जो सबसे ज्यादा थिक लेयर होता है हमारा, मेन हमारा लेयर होता है कॉर्निया का वो। with very limited regenerative capacity. The stroma, if reshaped by laser, will remain that way permanently. In this procedure, a thin circular flap is created in the सर्जरी के लिए फ्लैप बनाया जाता है gaining access to the permanent और corneal लेजर दिया जाता है हमारे स्ट्रोमा के ऊपर, with a mechanical और वापस से ये फ्लैप माइक्रोग्राम से ये फ्लैप बनाते हैं। for blade-free experience by a फेमटो सेकंड फेमटो लेजर भी आता है। laser and then used to remove some corneal tissue to reshape the cornea. Excimer laser uses ultraviolet light beams to vaporize microscopic amounts of tissue in a precise manner to accurately reshape the cornea. The excimer laser is computer controlled and is programmed based on the patient's refractive error. The flap is then laid back in place and is allowed to heal. LASIK eye surgery is mostly painless and can be completed within minutes. Improved vision can usually be seen overnight. PRK or photorefractive keratectomy was the first type of laser This eye is one kind of surgery for epilepsy. vision correction and is the predecessor to the popular LASIK procedure. In PRK, no flap is created. Rather, the epithelial cells on the eye surface are simply removed. An excimer laser is then used to reshape the cornea just like it does in LASIK. The vision दोनों में लेजर correction सेम यूज होता है, उसमें खाली फ्लैप नहीं बनाते, उसमें डायरेक्टली लेजर देते हैं, खाली ऊपर फिल्म को हटा के, और फिर फिल्म 4 से 5 दिन में ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। इसमें किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने ऑपरेशन करवाया है PRK में। LASIK में वो कट का मार्क दिखेगा, जो फ्लैप बनाया है उसका मार्क दिखेगा हमेशा। अगर आप मशीन से देखोगे तो, स्ट्रीट लैम्प का देखोगे तो। PRK does, however, offer certain advantages. Because PRK does not involve creation of a flap, which contains both epithelial and deeper stromal tissue, the entire thickness of the stroma is available for treatment. The treatment range is therefore higher. This is particularly useful for patients with high levels of myopia or for those whose cornea is too thin for LASIK. ये होती है सर्जरी। So we will join tomorrow at the same time. तो उसमें रिस्क फैक्टर्स कुछ रहेंगे क्या सर? अगर पेशेंट सिलेक्शन गलत हुआ है तो रिस्क रहता है। हाँ, मतलब पेशेंट्स अपने को पूछते हैं ना कि भाई उसमें ऑपरेशन कराने से कुछ रिस्क रहता है क्या, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं क्या? जी सर, सुना नहीं सर। ठीक है, नंबर बहुत ज्यादा हो, LASIK कर दिया हो, कॉर्निया की थिकनेस कम हो, कॉर्निया की थिकनेस मेजर ना की हो, ओवर करेक्शन कर दिया हो, ज्यादा नंबर निकाल दिया हो, कॉर्निया को और पतला कर दिया हो, तो केराटोकोनस हो सकता है, कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकती है, ये सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके। पोस्ट LASIक एक्सटेसिया हो सकता है कॉर्निया में। ठीक है, ओके, थैंक यू। so we will end here today. We will join tomorrow on the same time.